प्राचीन समय की बात है। अंधेर नगरी में राजा का राज्य था। उस राजा का नाम भारमल था। उस राज्य के लोग बहुत खुशहाल होकर रहते थे। उस राजा की 3 संतान थी। राजा का बगीचा देवराज इंद्र के बगीचे से अधिक सुंदर था। राजा के बगीचे में बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ फूल लगे हुए थे। राजा के बगीचे में एक विचित्र सा पेड़ था, जिस पेड़ से सोने के फल उगा करते थे। राजा उस पेड़ की निगरानी बहुत अच्छे से करता था। उसने अपने बगीचे में बहुत सारे सैनिक तैनात किए हुए थे। राजा भारमल प्रतिदिन रात को उस पेड़ के फलों की गिनती किया करता था और अगली सुबह होते ही सभी फलों को फिर से गिनता था। राजा को डर था कहीं उसके सोने के पेड़ से कोई फल तोड़ के न ले जाए। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिनकर सोता था और फिर सूर्योदय होते ही फिर से सारे फल गिनने लगता था। उस सोने के पेड़ की वजह से राजा उस बगीचे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं देता था। माली भी बगीचे की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। माली रात को फल गिन के सोता है। अगली सुबह जब माली फिर से फल गिनता है तो उसमें एक फल कम होता है। माली ये बात राजा को बताता है। तब राजा बोलता है, जो कोई भी व्यक्ति उस चोर को पकड़ के लाएगा उसे राज्य दरबार में सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। राजा की ये बात सुन के राजा के बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, आज मैं बगीचे में पहरा दूंगा और उस चोर को पकड़ के लाऊंगा। राजा ने अपने बड़े पुत्र को पहरा देने की आज्ञा दे दी। राजा का बड़ा बेटा पहरा देते देते सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उस पेड़ में से एक फल कम था। राजा के बड़े पुत्र ने अपने पिता को यह बात बताई कि सोने के पेड़ में एक फल कम है। राजा बहुत निराश हुआ। तब राजा के दूसरे बेटे ने बगीचे की रखवाली करने की आज्ञा ली। दूसरे पुत्र ने भी आधी रात तक बहुत अच्छे से पहरेदारी की, परंतु बाद में उसकी भी आंख लग गई। जब सुबह उसने फल गिने तो उसमें एक फल कम था। राजा को बहुत हैरानी हुई कि मेरे दोनों पुत्र चोर को पकड़ने में असफल हो गए हैं। तभी राजा का सबसे छोटा बेटा वहां आता है और बोलता है, पिताजी, मैं भी रात को पहरा देना चाहता हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस चोर को पकड़ के ला सकता हूं। राजा अपने छोटे बेटे को अधिक पसंद नहीं करता था। वह उसे बुद्धू मानता था। राजा अपने छोटे पुत्र को कहता है, तुम्हारे दोनों बड़े भाई जब इस कार्य में सफल नहीं हो पाए तो तुम क्या कर सकते हो? राजा की बात सुन के छोटा बेटा बोला, पिताजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उस चोर को पकड़ के लाऊंगा। राजा अपने छोटे बेटे को बगीचे की रखवाली करने की आज्ञा दे देता है। राजा का छोटा बेटा रात भर जाग के पहरेदारी करता है। तभी आधी रात को उसकी नजर एक उड़ते हुए सोने के तोते पे पड़ती है। वह सोने का तोता जाकर उस सोने के पेड़ पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद वह तोता सोने का फल अपनी चोंच में दबाकर उड़ने लगता था। तभी छोटे राजकुमार ने बाण चला दिया। तोता बाण को अपनी तरफ आता देख के फड़फड़ाने लगा। पंख फड़फड़ाते हुए उसका एक पंख टूट के नीचे गिर जाता है। सुबह जब छोटा राजकुमार राजा को सोने का पंख दिखाता है तो राजा बहुत हैरान होता है और बोलता है, जब उस तोते का पंख उतना सुंदर है तो वह सोने का तोता कितना सुंदर होगा। अगर वह तोता हमारे बगीचे में रहे तो हमारे राज्य की शोभा और बढ़ जाएगी। राजा की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और बोला, पिताजी, मैं लाऊंगा उस तोते को ढूंढकर। राजा का बड़ा बेटा जंगल के लिए निकल जाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक सियार दिखाई देता है। राजकुमार उस सियार को देख के अपने धनुष पर बाण लगा के जैसे ही छोड़ने लगते हैं, तभी सियार बोलता है, हे राजकुमार, तुम मुझे मत मारो। सियार बोलता है, मैं जानता हूं तुम सोने के तोते को ढूंढ रहे हो। तोते को ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। हे राजकुमार, तुम यहां से सीधा सीधा जाना, आगे तुम्हें 2 गुफाएं मिलेंगी। एक गुफा बहुत सुंदर होगी और दूसरी पुरानी गंदी होगी। तुम उस पुरानी वाली गुफा में चले जाना, वहां ही तुम्हें वो सोने के तोता मिलेगा। राजकुमार सियार की बातों को अनसुना करके आगे चला जाता है। वह सोचता है कि यह सियार उसे मूर्ख बना रहा है। राजकुमार ने आगे को प्रस्थान किया। चलते चलते वो एक नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहां 2 गुफाएं थीं। राजा उस सुंदर गुफा में प्रवेश करता है। वहां का खुशनुमा माहौल देख के वह अब कुछ भूल जाता है। वह राजकुमार न तो अपने राज्य वापस जाता है और न ही सोने के तोते को ढूंढता है। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। राजा ने अब अपने दूसरे बेटे को जाने की आज्ञा दी, अब तुम उस तोते को पकड़ के लाओ। राजा का आदेश मिलते ही
दूसरा राजकुमार जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में जाके दूसरे राजकुमार को भी वही सियार मिलता है और वह सियार उस राजकुमार से भी वही बातें कहता है जो उसने राजा के बड़े बेटे को कही थी। सियार ने दूसरे राजकुमार को भी 2 गुफाओं के बारे में बताया, परंतु दूसरे राजकुमार ने भी उस सियार की बातों को अनसुना किया और आगे जंगल की ओर बढ़ गए। आगे जाते ही उस राजकुमार को 2 गुफाएं दिखी। दूसरे राजकुमार ने भी उस सुंदर गुफा में प्रवेश किया और नाच गाने में, मनोरंजन में मग्न हो गया। राजा का दूसरा बेटा भी उसी गुफा में रहने लगा और सोने के तोते के बारे में भूल गया। इस तरह समय बीतता गया। अब राजा को चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसके दोनों पुत्र तोते को तलाश में निकले थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। एक दिन राजा का छोटा बेटा अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं तोते को ढूंढने जंगल में जाना चाहता हूं। छोटे राजकुमार की बात सुनकर राजा बोला, तुम्हारे दोनों बड़े भाई अभी तक वापस नहीं आए हैं। तुम क्या ढूंढ के लाओगे उस तोते को? राजा के बार बार मना करने पे भी छोटा राजकुमार नहीं माना और राजा की आज्ञा लेके जंगल की ओर निकल पड़ा। छोटे राजकुमार को भी जंगल में वही सियार मिलता है जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिलता है। उस सियार को देख के छोटा राजकुमार धनुष पर बाण चढ़ाने लगता है। तभी सियार बोलता है, हे राजकुमार, तुम मुझे मत मारो। मैं जानता हूं तुम जंगल में क्या करने आए हो। सियार की बात सुन के राजकुमार बोलता है, सियार, तुम क्या जानते हो, मुझे बताओ। सियार बोलता है, मैं जानता हूं तुम सोने का तोता ढूंढने जंगल में आए हो। मुझे पता है वो तोता कहां है। यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। छोटा राजकुमार सियार की बात मान लेता है और उसके साथ उस गुफा की ओर बढ़ने लगता है। तभी सियार बोलता है, हे राजकुमार, आगे चलने पर तुम्हें बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की हर समय सिपाही लोग पहरेदारी करते हैं। तुम उन सिपाहियों से मत डरना और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वो सिपाही इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर लोहे की एक मामूली से पिंजरे में सोने का तोता बंद है। तुम उस तोते को पिंजरे सहित उठाकर महल के बाहर ले आना। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में एक बहुत सुंदर सा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। यदि तुम उस लोहे के पिंजरे में से तोते को निकालकर उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मित्र, इतना कहने के बाद और थोड़ी ही देर में राजकुमार के लिए उस महल के पास में पहुंचा दिया। राजकुमार ने देखा ही, सच में वहां के सिपाही गहरी नींद में सोए हुए थे। राजकुमार डरते डरते उस महल के अंदर प्रवेश करता है। महल में अंदर जाने पे थोड़ा ही आगे उसे तोते का पिंजड़ा दिखाई देता है, जिस पिंजड़े में वह सोने का तोता बंद होता है। तभी उसकी नजर अपने बगीचे के फलों पे पड़ती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये वही तोता है जिसने हमारे बगीचे से फल चुराए थे। राजकुमार उस तोते को देखने लगता है। राजकुमार की नजर उस हीरे ज्वारत के पिंजड़े पर पड़ती है। वह पिंजड़ा बहुत अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। राजकुमार उस तोते को लोहे के पिंजड़े से निकलकर उस हीरे ज्वारत के पिंजड़े में डाल देता है। जैसे ही तोता दूसरे पिंजड़े में जाता है, वह जोर जोर से शोर मचाने लगता है। तभी उसे उस सियार की बात याद आ जाती है। इतने में उस राज्य के सिपाही उस राजकुमार को बंदी बना लेते हैं और राजा के पास दरबार में ले जाते हैं। वह राजकुमार राजा को सारी बात बता देता है। राजा उस छोटे राजकुमार की बात सुन के बोलता है, तुमने हमारे राज्य में घुसकर चोरी करने की सोची थी, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूं। तभी राजा थोड़ा सोच विचार करके राजकुमार से बोलता है, राजकुमार, तुम एक राज्य के राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। यदि तुम मेरे लिए सोने का हिरण लाके मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा, साथ ही ये सोने का तोता भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की वो शर्त माननी पड़ी। अब राजकुमार सोने के मृग की तलाश में निकला। उस महल से बाहर जाने के बाद में राजकुमार ने देखा कि वो सियार उसका इंतजार कर रहा है। उस राजकुमार ने जाकर उस सियार को सभी बातें समझाई। उसी समय पर सियार ने बड़े निराश होकर के कहा, हे भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
तुमने मेरे बताए अनुसार कोई काम नहीं किया है, जैसा मैंने पहले तुम्हें समझाया था। यदि तुम उसी प्रकार से काम करते तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और एक बार मेरी मदद और कर दो। तुम्हारी बिना सहायता के मैं सोने का मृग नहीं ला पाऊंगा। मुझे यहां के राजा ने एक सोने का मृग लाने के लिए कहा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया, सोने का मृग लाकर नहीं दिया, तो यहां का राजा मुझे वो सोने का तोता नहीं देगा और मुझे फांसी पर लटका देंगे। तब सियार बोलता है, हे राजकुमार, कुछ आगे ही जाओ, तुम्हें एक महल मिलेगा। उस महल के बगीचे में तुम्हें वहां सोने का हिरण मिल जाएगा। उस हिरण के पास 2 रस्सी रखी होगी। याद रहे, तुम्हें साधारण वाली रस्सी उठानी है और उस रस्सी से हिरण को बांध के लाना है। जैसे ही तुम उस हिरण को रस्सी बांधोगे, वह हिरण घोड़े की तरह भागने लगेगा। याद रहे, यदि तुमने दूसरी चमकती हुई रस्सी उठाई तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ सकते हो। उस सियार की बात सुन के राजकुमार बोलता है, हे सियार, इस बार मैं कोई भूल नहीं करूंगा। राजकुमार उस बगीचे की ओर चल देता है। तब राजकुमार सीधा उस किले के अंदर घूमता हुआ सीधे उस बगीचे में जाता है। तो किले में जाकर उसने देखा कि सभी नौकर चाकर सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वो राजकुमार उस महल के पास में जो बगीचा था, उस बगीचे में जब पहुंचा तो उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का मृग घूम रहा था। राजकुमार ने उस बगीचे में जाकर देखा, वो मृग वास्तव में सोने का मृग था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस मृग को पकड़ लिया। जब वो उसे लेकर उस बगीचे से बाहर निकलने वाला था तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की रस्सी पर गई। वो रस्सी दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी और उसमें हीरे मोती चमचमा रहे थे। उसके पास में एक और पुरानी सी साधारण रस्सी पड़ी हुई थी। इतनी सुंदर मृग पर पुरानी साधारण सी रस्सी बांधना अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमार उस सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वो साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। तभी हिरण जोर जोर से शोर मचाने लगा, जिस कारण सभी नौकर चाकर उठ गए और उस छोटे राजकुमार को बंधी बनाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने छोटे राजकुमार की सारी बात सुनी और फांसी का हुक्म सुना दिया। राजा ने छोटे राजकुमार को एक मौका देने के बारे में सोचा। राजा ने, हे राजकुमार, यदि तुम मेरे लिए हीरे जवाहरात वाले महल की राजकुमारी को लाके दे दो तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगा और साथ ही ये सोने हिरण भी भेंट में दूंगा। राजा की बातें सुनकर राजकुमार ने हां में सिर हिलाया और राजमहल से बाहर आ गया। छोटा राजकुमार बहुत निराश था। वह सियार के पास गया और सारी बात बता दिया। सियार ने कहा, हे राजकुमार, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी और फिर से नई मुसीबत में फंस गए हो। सियार को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। राजकुमार ने सियार से बहुत विनती की, हे सियार, मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। तब सियार छोटे राजकुमार से बोलता है, मैं तुम्हें उस महल तक पहुंचाऊंगा, परंतु तुम उस महल के बाहर छुपे रहना। जब राजकुमारी स्नान करने के लिए बाहर आएगी तब तुम उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। तुम जैसे ही राजकुमारी का हाथ पकड़ो तुरंत उसे अपने साथ ले आना बाहर। लेकिन राजकुमार, एक बात तुम मेरी गांठ बांध कर रख लो। राजकुमारी तुम्हें महल में वापस जाने को कहेगी, अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाएगी, परंतु तुम उसकी बातों में नहीं आना, नहीं तो फिर तुम मुसीबत में फंस जाओगे। महल के पास पहुंचते ही वो राजकुमार एक वृक्ष की आड़ लेकर खड़ा हो गया। मित्रों, इधर राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई तो उसी समय पर राजकुमार ने बड़ी हिम्मत बांधकर आगे बढ़ के राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमारी कहने लगी, हे राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहते हो, मैं वहां तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, बस मुझे अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार को सियार की बात अच्छी तरह से याद थी। सोचने लगा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तो राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अभी तुरंत ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोता हुआ देखकर राजकुमार को उस पर दया आने लगी। एक स्त्री के आंसुओं ने उसे पिघला दिया। इस प्रकार दयालु राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में राजकुमार राजी हो गया और कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम रो नहीं। थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। मित्रों, तुम उसी समय पर उस पर सवार हो जाना और सवार होने के बाद उन सभी लोगों से विदा मांगना और राजकुमारी से सबसे बाद में विदा लेना।
जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला के पास विदा मांगने के लिए जाओ, तो उसी समय राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़कर इस मृग पर बैठा लेना और फिर मृग को वहां से दौड़ा देना। राजकुमार, वो इतनी तेज गति से दौड़ता है कि उसे कोई घुड़सवार नहीं पकड़ सकता। जाओ, पहले तुम ये काम पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि फिर आगे क्या करना है। राजकुमार उस राजा के पास जाता है जिस राजा का सोने का मृग था। उस राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का मृग दे दिया। राजकुमार उस हिरण पर तुरंत ही सवार हो गया और राजा से वहां से जाने की विदा मांगने लगा। अंत में वो राजकुमार राजकुमारी को उठाकर उस मृग को तेज गति से दौड़ाता हुआ उस महल से बहुत दूर निकल गया। राजकुमार को देखकर वो सियार कहने लगा, बहुत अच्छा राजकुमार, अब तुम यहां से जाने के बाद उस सोने के तोता के लिए भी प्राप्त करो। तुम ये मृग लेकर सोने के तोता वाले राजा के पास जाओ। वो राजा सोने के हिरण को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। उस समय सोच समझकर काम नहीं करेगा। तुम उस राजा के हाथ से पिंजरा ले लेना और जब वो सोने का मृग आपसे मांगे तो मृग की पीठ पर बैठकर वहां से छूमंतर हो जाना और ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि सियार ने बताया था। राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। राजा ने उस तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो ये समझ रहा था कि राजकुमार ये सोने का मृग मुझे देगा। राजकुमार ने उसे मृग तो नहीं दिया, उल्टा उस हिरण को दौड़ा दिया। वो हिरण हवा में उड़ने लगा। बेचारा राजा देखता ही रह गया। इस प्रकार आगे जाने पर राजकुमार को वहीं सियार फिर मिल गया। तब राजकुमार ने उस सियार से कहा, हे भाई, तुमने मेरे इतने लंबे सफर में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ये ही सोने का मृग और सोने का तोता मिल पाया है। तुम्हारे मुंह पर बहुत एहसान है। मैं अपने एहसानों को उतारना चाहता हूं। बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? तब सियार बोला, राजकुमार, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे। तुम मेरे एहसानों से मुक्त हो जाओगे। सियार के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा के बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है, इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान ले लूं, ये अपराध मैं नहीं कर सकता। सियार बोला, यदि तुम मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें 2 बातें बताता हूं। मेरी इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहां से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। सियार की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने वाली हो। इस प्रकार से वो सियार राजकुमार को 2 बातें बताकर वहां से चला गया और वो राजा का बेटा भी अपनी पत्नी और सोने के तोता के साथ उस कर आगे को चल देता है। कुछ ही समय में वो उसी छोटे से नगर में पहुंचता है जहां उसने उस गुफा में प्रवेश किया था जिसमें वो दोनों गुफा बनी हुई थी। जैसे ही वो उस नगर में पहुंचा तो उस नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक सोने के मृग के ऊपर एक राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी बैठे हैं। राजकुमार के हाथों में एक सोने का सुंदर तोता है। ये देखकर वे सब लोग आश्चर्यचकित रह गए मित्रों। तब तक राजकुमार ने देखा कि उस नगर के बगीचे में एक जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे बैठे थे और वहां पर कुछ शोर सा हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर 2 लोगों के लिए फांसी देने की तैयारी हो रही है। नगर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उसी तरफ जाने लगा। वहां पहुंचने पर उस राजकुमार ने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली थी वे उसी के दोनों बड़े भाई थे। वे लोग तब से लेकर अब तक उसी सजी हुई सुंदर गुफा में रह रहे थे और वो तरह तरह के बुरे कामों में लिप्त हो चुके थे। सुंदर सुंदर युवतियों के बीच रहकर उनका चरित्र बिगड़ गया था। शराब पीने वालों के साथ रहकर वे शराबी हो गए थे। जुआरी लोगों के साथ रहकर वे जुआ खेलने लगे थे। उनके पास जितना धन था वो सारा धन जुए में हार चुके थे। उन्होंने उस गुफा में रहते रहते नगर के लोगों से
बहुत सारा पैसा भी मांग लिया था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर अब नगर के लोग उन दोनों राजकुमारों के लिए फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। आखिर वो राजकुमार भला ये सब देखकर कैसे होने देता। उसने तुरंत जाकर के नगर के लोगों से कहा, हे भाइयों, आप मुझसे ये पैसे ले लो और इन लोगों के लिए छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर नगर के लोगों ने पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए राजी हो गए। मित्रों, अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे तीनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वहां से कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाइयों, हम लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं। इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहां पर कुछ जलपान करने के बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मित्रों, बड़े भाई की बात सुनकर छोटा राजकुमार राजी हो गया। छोटा राजकुमार उस सियार की बात भूल चुका था। वह दीवार पर बैठ गया। तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद वह लोग घर लौट आए। राजा के दोनों बेटे बहुत ही चालाक थे। दोनों राजकुमारों ने राजा से कहा, पिताजी, हम इस सोने का तोता ले आए हैं। साथ ही हम एक सोने का हिरण भी लेके आए हैं और एक सुंदर राजकुमारी भी है। उधर छोटा राजकुमार तो उस कुएं में पड़ा था। भगवान की कृपा से वो मरा नहीं था, क्योंकि उस कुएं में डूबने लायक पानी नहीं था। वो बेचारा कुएं में पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा था। तब वो सियार की बात याद करके बहुत पछताने लगा। यदि मैंने उस सियार की बात आज मानी होती तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। उधर राजकुमार ने जैसे ही उस सियार को याद किया तो वो सियार उसी क्षण प्रकट हो गया। सियार कहने लगा, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, मगर तुम मेरी बातों को भूल जाते थे। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। तुम किसी के साथ जितना मर्जी अच्छा कर लो, कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते। नंबर 1, जिसे किसी को जुआ, शराब, गांजा, चरस आदि की ओर दुष्ट नारियों के झूठे प्रेम में पड़ जाता है, वो अपनों को भी भुला देता है। नंबर 2, झूठ बोलकर धन कमाने वाला, धन का अत्यंत लालची होते हैं। नंबर 3, वेश्या और चापलूसी करने वाला पहले का शत्रु, ये कभी अपने नहीं होते। इन्हें अपना समझने वाला महामूर्ख कहलाता है। तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करता हूं। लो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी रस्सी डालता हूं। तुम इस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। इतना कहकर उस सियार ने एक छोटी सी रस्सी उस कुएं में लटका दी और देखते ही देखते वो रस्सी का आकार बहुत लंबा हो गया। कुएं में गिरे हुए उस राजकुमार के पास तक जा पहुंची। तब राजकुमार उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आया। तब सियार ने उससे कहा, हे राजकुमार, जाओ, अब तुम अपने घर के लिए जाओ। लेकिन राजकुमार, तुम होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे। सियार की इतनी बात को सुनने के बाद वो राजकुमार अपने राजमहल को लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी के लिए राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े लेकर पहन लिए। राजकुमार भेष बदलकर अपने राजमहल में पहुंचा। वहां उसके पहुंचते ही एक विचित्र बात होती है। जैसे ही वो राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही सोने का मृग जो था वो एकदम से आवाज देने लगा, फिर आने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। अब तो सोने का तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वो भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को नोच डाला। उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, है महाराज, मैंने आपके लिए पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने आपके लिए भी धोखा दिया है। लेकिन आपका छोटा राजकुमार यहां पर आ पहुंचा है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। इसी राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ है और मैं अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही सुखी रह सकती हूं। राजा ने पूछा, वो कहां है पुत्री? तब जो व्यक्ति मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा कर दिया और कहा, हे महाराज, ये रहा आपका छोटा राजकुमार। मित्रों, देखते ही देखते राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब तो राजा की अपने छोटे बेटे के प्रति विचार बदल गए। पहले वो उसे बुद्धिहीन मानता था, लेकिन
अब उसे बड़ा समझदार और बहादुर मानने लगा। अपने छोटे वाले लड़के से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद में राजा ने उस राजकुमार के लिए अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई के लिए धोखा दिया था, महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से महाराज उन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज थे। राजा ने उन दोनों के लिए अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद में बड़ी हंसी खुशी के साथ में, धूमधाम के साथ में राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ और दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। मित्रों, राजकुमार उस प्यार के लिए नहीं भूल पाया जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकाल करके वो जंगल में उसी सियार की तलाश में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे सियार को बैठा पाया। उस समय सियार जो था वो बेचारा बहुत उदास था और वो सियार पहले से और भी ज्यादा दुबला पतला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही सियार ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, कहिए राजकुमार, आज आप इधर कैसे घूम पड़े? तब राजकुमार ने जवाब दिया, सियार भाई, आज मैं तुम्हें ढूंढने आया था, तुम मिल गए। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ आराम से रहना। वहां तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी दिक्कत है और शिकारियों का भी डर भी बना रहता है। सियार ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूं और भला तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना। अब तुम्हारा काम जो था वो निकल गया। अब तुम सुखी रहो, अपने राज्य में रहो। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूं। तुम्हें अपने साथ में रखना चाहता हूं अपने पास। तुम्हें देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तब सियार ने कहा, भाई, यदि तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं सियार नहीं हूं, मुझे जादू के प्रभाव से सियार बना दिया है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में ये राजकुमारी जो तुम्हारी पत्नी है, ये मेरी छोटी बहन है। यदि तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो आज उस जादू से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद में फिर से मैं अपने देश के लिए लौट जाऊंगा। राजकुमार को सियार की ये बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और सियार के ऊपर चोद दिया। उस तीर के लगते ही वो सियार मर गया और उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर वे दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महलों के लिए वापस लौट आए। अपने भाई को देखकर वो राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। मित्रों, कुछ दिन वहां रहकर वो राजकुमार अपने नगर को लौट जाता है।